ये सुनकर दोनों मिसेस यामिनी गिल और सीमा बुआजी के चेहरे का रंग पूरी तरह से उड़ गया। यह आवाज किसी और की नहीं, अशोक बेदी की थी। उसने 80 लाख रुपए ऑफर किए थे। अशोक बेदी इस वक्त बहुत ही कॉन्फिडेंट लग रहे थे। सीमा बुआजी और मिसेस यामिनी गिल अब एक दूसरे की तरफ देखने लगे थे। सीमा बुआजी ने फुसफुसाते हुए कहा, भाभी मैं जानती थी कि शनाया जैसी लड़की से शादी करने के लिए ये मर्द बड़ी से बड़ी कीमत अदा करने के लिए तैयार होंगे, लेकिन पहली और दूसरी बोली में पूरे 30 लाख के फर्क के बारे में मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। भले ही मिसेस यामिनी गिल इस सबसे खास खुश नहीं थी, लेकिन 30 लाख के इस फर्क से उन्हें भी हैरानी हुई थी। इसके बाद किसी दूसरे यंग बिजनेसमैन ने बोली लगाते हुए कहा, अशोक बेदी, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? अपने आप को शिमला का डायमंड किंग कहकर बुलाते हो और मिस शनाया जैसी ब्यूटी विद ब्रेन वाली लड़की के लिए सिर्फ 80 लाख दे रहे हो। मैं 1 करोड़ रुपए की बोली लगाता हूं। इस पॉइंट पर सभी ये बात भूल गए थे कि इस जगह पर स्वयंवर होने वाला था। प्राइड होटल का ये हॉल कब किसी ऑक्शन पार्टी में बदल गया, किसी को पता भी नहीं चला। वैसे भी किसी को शनाया किस तरह की लड़की है ये जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। कोई यहाँ अपनी हवस को सेटिस्फाई करने आया था, तो कोई और अपनी जान पहचान बनाने के लिए स्प्रिंग कॉर्पोरेशन में अपना बिजनेस आगे बढ़ाना चाहता था, और वो भी शनाया के थ्रू। और इस पॉइंट पर तो इस बात को और भी बिगाड़ा गया था। अब यहाँ लोग अपनी जायदाद का शो ऑफ करते हुए किसी बचकाने सी कंपटीशन में फंस गए थे। इसी बिना वजह के मुकाबले का न चाहते हुए भी हिस्सा बन चुके थे अशोक बेदी। और जब उन्होंने ये बात सुनी तो उनकी नाक सिकुड़ गई। उन्होंने अपनी आगे की बोली लगाते हुए कहा, इस नीलामी के आखिर तक तुम सबको पता चल ही जाएगा कि असली डायमंड किंग कौन है। मैं 1 करोड़ 10 लाख की बोली लगाता हूं। ये बात सुनने के बाद सभी हैरान रह गए। एक लड़के के लिए शिमला को ये मिडिल एज्ड बेशरम कैरेक्टरलेस डायमंड किंग 1 करोड़ रुपए देने के लिए तैयार हो गया। मगर जैसा कि जाहिर था, अब ये प्राइड होटल एक मुकाबले का मैदान बन गया था। अशोक बेदी की बात सुनकर उस यंग और जिद्दी बिजनेसमैन ने कहा, 1 करोड़ 50 लाख रुपए। उस यंग बिजनेसमैन का इंटरेस्ट शनाया नहीं, स्प्रिंग कॉर्पोरेशन में था। शनाया को अपना करके वो किसी भी कीमत पर कार्तिक कोहली के साथ काम करना चाहता था। अपने इस इंटेंशन को पूरा करने के लिए उस यंग बिजनेसमैन को 1-2 करोड़ बहुत ही कम रकम लग रही थी। इस सब में मिसेस यामिनी गिल और सीमा बुआजी की उम्मीदें अब धीरे धीरे करके 7वें आसमान पर पहुंच गई थी। अगर ऐसा ही चलता रहा तो शनाया अनजाने में बहुत जल्द उन दोनों की जिंदगी बदल देने वाली थी। उस यंग बिजनेसमैन की इतनी बात को सुनने के बाद अशोक बेदी कुछ कहने ही वाला था कि किसी जवान लड़के की आवाज पूरे हॉल में गूंज उठी। उसने बोली लगाते हुए कहा, 2 करोड़ 50 लाख। इस कीमत को सुनने के बाद सभी पीछे मुड़कर उस लड़के की तरफ देखने लगे। वो लड़का अभी अभी वहां आया था। उसने अपने बालों को ब्लॉन्ड रंग से कलर किया हुआ था और उसने पहने हुए कपड़े भी कुछ ज्यादा ही फ्लैशी थे। उस लड़के के ऐसे पहनावे को देखकर कोई भी इस बात का अंदाजा आसानी से लगा सकता था कि वो एक बहुत ही कम उम्र का लेकिन रईस खानदान का बिगड़ा हुआ बेटा था। उनमें से कुछ लोगों को लगा कि जरूर ये कोई कॉलेज जाने वाला लड़का होगा जो यहाँ मस्ती करने के लिए आया था। सामने बैठी हुई मिसेस यामिनी गिल और सीमा बुआजी भी उस लड़के को देख रही थी। अशोक बेदी ने मजाक उड़ाते हुए कहा, क्या इस छोटे बच्चे को यह भी पता है कि 2 करोड़ 50 लाख में कितने जीरो लगते हैं? आया बड़ा। ऐसे तमाशा खड़े करने वाले को बाहर फिकवा देने में ही होशियारी का काम है। अशोक बेदी की इस बात से सीमा बुआजी एग्री करती थी। उन्होंने कुछ सोचा और अपने बेटे रतन की तरफ देखने लगी, मगर इससे पहले कि वो अपने बेटे से कहवाकर कुछ कर पाती, उन्होंने यंग बिजनेसमैन की एक कही बात सुनी और उनका चेहरा जम गया। अशोक बेदी से मुकाबला कर रहे उस यंग बिजनेसमैन ने अशोक को बेवकूफ समझते हुए कहा, अशोक बेदी, क्या तुम अपने आप को शिमला के रईस लोगों में से एक नहीं मानते? क्या तुम्हें इतना भी नहीं पता कि वो लड़का शिमला के सबसे बड़े खानदानी लड़कों में से एक है? नेगी खानदान का इकलौता वारिस है, दक्ष नेगी। जैसे ही मिसेस यामिनी गिल और सीमा बुआजी ने नेगी खानदान का नाम सुना, उन दोनों की आंखें चमकने लगी। शिमला के सबसे बड़े खानदानों से 2 ही नाम जाने माने थे, एक नेगी और दूसरे कोहली, और उन दोनों खानदानों में आपसी दुश्मनी थी। कोहली मतलब कार्तिक कोहली का खानदान जो खुद आहान के लिए काम करता था।
ये जो लड़का अभी अभी 2.5 करोड़ की बोली लगा चुका था, जाहिर सी बात थी नेगी खानदान से ताल्लुक हुए बिना कोई इतना कॉन्फिडेंट नहीं हो सकता था। सभी पीछे बैठे हुए उस लड़के की तरफ देख के सीमा बुआ जी ने मन ही मन में कहा, अच्छा हुआ कि मैंने रतन से कहकर कोहली और नेगी दोनों खानदानों में इनविटेशन कार्ड भेज दिए थे। वैसे मैंने उम्मीद तो नहीं की थी, लेकिन सच में ये बिग शॉट यहाँ पर आ ही गया। सच में शनाया कोई आम लड़की नहीं है। सीमा बुआ जी तो बस नेगी खानदान के प्रॉपर्टी के बारे में सोचकर ही खुश हो रही थी। असल में दक्ष नेगी की रेपुटेशन कुछ खास नहीं थी। पूरे शिमला शहर में दक्ष नेगी के बारे में तरह तरह की बातें होती रहती थी, और उससे भी अजीब बात तो ये थी कि दक्ष नेगी कभी उन बातों को झुठलाता नहीं था, बल्कि हामी भर देता था। दक्ष नेगी के बारे में बताते हुए अशोक बेदी ने मुंह बनाकर कहा, क्या दक्ष नेगी? मैंने तो सुना है कि ये बहुत ही बदचलन लड़का है। यहाँ तक के शिमला की यूनिवर्सिटी में पढ़ी रही आधी से ज्यादा लड़कियों को ये लड़का घुमा चुका है, और एक रात के बाद उन लड़कियों को इस तरह इग्नोर करता है मानो दूध में से मक्खी निकालकर फेंक दिया हो। शराब, जुआ और सिगरेट तक तो ठीक है, मैंने सुना है कि इस दक्ष नेगी को ड्रग्स का नशा करने की भी आदत थी, और इसी जुर्म में वो कुछ महीनों के लिए जेल भी रहकर आया था। छी, क्या मिस शनाया ऐसे लड़के के साथ रहकर फिर से अपनी जिंदगी तबाह करना चाहती हैं? अशोक बेदी का इरादा साफ था। वो दक्ष नेगी की बुराई करते हुए और असलियत बताते हुए उसकी इमेज को तहस नहस कर देना चाहता था। अगर लड़का ही बिगड़ैल निकला तो कोई भला उसे अपनी बेटी क्यों देता? लेकिन यहाँ पर मामला ही उल्टा था। मिसेस यामिनी गिल को बस अपनी बेटी के लिए बड़ा और अमीर खानदान चाहिए था, और सीमा बुआ जी को तो बस अपने फायदे से मतलब था। जितना बड़ा खानदान उतना ज्यादा पैसा। इसलिए अशोक बेदी की ये सारी बकबक वेस्ट हो गई थी। लेकिन उसकी कही बात पर यंग बिजनेसमैन ने कहा, अच्छा, अगर दक्ष नेगी बिगड़ैल है तो तुम अपने आप को कहां देखते हो? तुम तो अपनी रंगीन हरकतों के तजुर्बे से दक्ष नेगी से आगे निकल चुके हो। अपनी बात कहने के बाद उस यंग बिजनेसमैन ने कुछ सोचा और अपनी जगह पर खड़ा हो गया। फिर उसने पीछे आराम से बैठते हुए दक्ष नेगी की तरफ देखा और जोर से बोला, अब जब दक्ष नेगी खुद मिस शनाया में इंटरेस्ट ले रहे हैं तो मैं इस मुकाबले से पीछे हटता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि दक्ष नेगी और शनाया की जल्द से जल्द शादी हो जाए और वो हमेशा हमेशा के लिए खुश रहें। वो यंग बिजनेसमैन बहुत ही होशियार था। उसने ये बात सोच ली थी कि उसके पास 2 करोड़ से आगे जाने का बजट नहीं था, और ना ही वो कोहली खानदान से बराबरी करने वाली नेगी खानदान से पंगा ले सकता था। इसीलिए बहुत ही होशियारी और इज्जत के साथ उसने अपने कदम पीछे ले लिए थे। जब अशोक बेदी ने देखा कि यंग बिजनेसमैन बड़ी ही चालाकी से बच निकला था तो वो इरिटेट होने लगे थे। सीमा बुआ जी को नेगी खानदान की इस सिचुएशन में बेस्ट लग रहा था, इसलिए वक्त गंवाए बिना उन्होंने कहा, क्या कोई 2 करोड़ 50 लाख से ज्यादा दे सकता है? 2.5 करोड़ 1, 2.5 करोड़ 2, 2.5 करोड़। मगर इससे पहले ही सीमा बुआ जी ने अपनी बात को पूरा किया। किसी ने कहा 5 करोड़। इस पॉइंट पर सभी चौंक गए। पैसे तो अलग बात थी, लेकिन किसमें इतनी हिम्मत थी कि वो नेगी परिवार के वारिस से पंगा ले रहा था? ये आवाज बहुत ही जेंटल और एनर्जेटिक भी थी। जी हाँ, ये आवाज और किसी की नहीं, रोहन की थी। वही रोहन जो आहान से बदला लेने के लिए शनाया को हासिल करना चाहता था। पहले तो सब रोहन को इस तरह देख रहे थे मानो कोई बेवकूफी कर रहा था, लेकिन रोहन की पहचान भी आम नहीं थी। वो रोहन कोहली था, कार्तिक कोहली के बड़े भाई का बेटा। नेगी खानदान के दुश्मन कोहली खानदान का बेटा था। अब ये स्वयंवर सच में किसी तूफान की तरह हो गया था। हर दूसरे पल में एक नया ट्विस्ट, ऐसा ट्विस्ट जो किसी ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा, वो भी सपने में। जब दक्ष नेगी ने रोहन को वहां देखा तो वो मुस्कुराने लगा। लोग तो हैरान रह गए थे। क्या रोहन कोहली एक रिजर्व नेचर का लड़का नहीं है? मैंने तो कभी नहीं सुना कि वो किसी लड़की के साथ घूम रहा हो या किसी के साथ रिलेशनशिप में हो। सच में रोहन कोहली को यहाँ देखकर तो मैं दंग रह गया हूँ, क्योंकि रोहन हमेशा से ही रूपल को पसंद करता था। उसने कभी किसी दूसरी लड़की की तरफ देखा भी नहीं था। लेकिन ये सब लोग कहाँ जानते थे कि एक निकम्मे घर जमाई ने रोहन से उसका प्यार छीन लिया था, और उस सब की वजह से रोहन यहाँ 5 करोड़ की बोली लगा रहा था।
दक्ष ने कि बहुत ही काम लग रहा था। उसने कहा, रोहन, तुम यहां मेरे साथ कंपटीशन करने आए हो। वेल, अच्छी बात है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुमने 5 करोड़ कहा है तो ठीक है, मैं 7 करोड़ की बोली लगाता हूं। 7 करोड़ सुनकर रोहन ने बीच में सोच के कहा, 8 करोड़। कहां ये बोली धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी और कहां ये दो सबसे रईस जवान लड़के उस ऑक्शन के स्टैंडर्ड को बढ़ाते जा रहे थे। वैसे तो रोहन ने 10 करोड़ रुपए तक आना मार्जिन डिसाइड कर लिया था, लेकिन अब वो अपने आप को रोक नहीं पाया, क्योंकि ये बात अब सिर्फ आहान से नहीं, उसके खानदानी दुश्मनी से भी जुड़ी हुई थी। 8 करोड़ से आगे बढ़कर अब ये बोली 25 करोड़ तक पहुंच गई थी। दक्ष तो धीरे धीरे बोली आगे बढ़ा रहा था, मगर रोहन वो हर बोली के साथ पहले से ज्यादा इम्पल्सिव हो रहा था। 35 करोड़, दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा। उसने एकदम से 10 करोड़ रुपयों के फर्क से बोली बढ़ा दी। अब रोहन से रहा नहीं गया और उसने बिना सोचे समझे कहा, 50 करोड़ रुपए। अब इस पॉइंट पर सभी की आंखें खुली की खुली रह गई। मिसेस यामिनी गिल और सीमा बुआजी के तो होश ही उड़ गए थे। 50 करोड़ सुनने के बाद दक्ष के चेहरे की हंसी और भी ज्यादा गहरी हो गई। वो अपनी जगह पे खड़ा हुआ और रोहन के पास जाकर बोला, चल ब्रो, अगर तुम्हें सच में वो सेकंड हैंड लड़की, क्या नाम है उसका, शनाया, हाँ शनाया, वो पसंद है ना, यू कैन हैव हर, कांग्रेचुलेशंस। और ये कहकर वो हंसते हुए वहां से बाहर चला गया। रोहन कोहली की समझ में नहीं आ रहा था कि अभी अभी उसके साथ क्या हुआ था। इम्पल्सिव होकर उसने बिना वजह 50 करोड़ रुपए खर्च कर दिए थे और सेकंड हैंड सुनने के बाद तो रोहन को अपने आप से और भी ज्यादा नफरत हो रही थी। अब जबकि उसने सबके सामने बड़े ही घमंड के साथ बोली लगा ली थी, वो तो पीछे भी नहीं हट सकता था। रोहन ने बेमन से एक ब्लैक कलर का कार्ड सीमा बुआजी की तरफ फेंक दिया। दूसरी तरफ प्राइड होटल से बाहर जाकर दक्ष नेगी ने किसी को कॉल किया। कुछ देर तक बजने के बाद जब वो कॉल दूसरी तरफ से उठाई गई, दक्ष नेगी ने कहा, यंग मास्टर, काम हो गया है। जैसा कि आपने कहा था, रोहन ने मिस शनाया को खरीद लिया है। दक्ष नेगी इस वक्त किसके साथ बात कर रहा था? क्या आहान का इस सबसे कोई लेना देना था या अब किसी और को? रोहन की कही इस बात के बाद सभी दंग रह गए थे। 50 करोड़ सुनने के बाद दक्ष के चेहरे की हंसी और भी ज्यादा गहरी हो गई। उसने मन ही मन में कहा, फंस गया बकरा। अब मैं भी क्या कर सकता हूँ, मैंने तो बस उसे उकसाने की कोशिश की थी। अरे इस कमीने ने तो खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार दी। इस बारे में सोचने के बाद दक्ष नेगी अपनी जगह में खड़ा हुआ और रोहन के पास जाकर बोला, अगर तुम्हें सच में वो सेकंड हैंड लड़की, क्या नाम है उसका, हाँ शनाया पसंद है, तो यू कैन हैव हर, कांग्रेचुलेशंस। दक्ष के इस कमेंट ने वहां पर मौजूद हर किसी को कंफ्यूज कर दिया। दक्ष नेगी ने रोहन कोहली का बस मजाक किया था। उसने फिर रोहन कोहली के कंधे पर हाथ रखा। ये मैंने कर दिया, ये मैंने क्या कर दिया। उस 2 कौड़ी की मिडिल क्लास आहान के लिए मैंने 50 करोड़ ऐसे ही बर्बाद कर दिए। शिट, उस दक्ष ने मुझे कितनी आसानी से बेवकूफ बना दिया। रोहन के दिमाग में चल रही बातें और फ्रस्ट्रेशन उसके चेहरे पर साफ साफ नजर आ रहा था। ये देखकर दक्ष नेगी को बड़ा ही सुकून मिला। उसने फिर आगे की तरफ बैठी हुई मिसेस यामिनी गिल से कहा, यहाँ पर बुलाने के लिए बहुत बहुत थैंक्स। मुझे स्वयंवर में आकर बहुत मजा आया। आगे भी ऐसा कोई प्रोग्राम बने तो मुझे जरूर इनवाइट कीजिएगा। बाय। और ये कहकर वो हंसते हुए वहां से बाहर चला गया। सेकंड हैंड लड़की सुनने के बाद तो रोहन को अपने आप से और भी ज्यादा नफरत हो रही थी। अपनी चापलूसी वाली अंदाज में सीमा बुआजी रोहन से बोली, दामाद जी, मुझे और भाभी को आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। वैसे मुझे लगता है कि स्प्रिंग कॉर्पोरेशन वाले प्रोजेक्ट की वजह से आप हमारी शनाया को तो जानते ही होंगे। अच्छी बात है। सीमा बुआजी की बकबक सुनकर रोहन की त्योरियां चढ़ गई। एक तो अभी उसके साथ एक अजीब सी साजिश हुई थी और अब ये चिपकू औरत उसे और भी ज्यादा इरिटेट कर रही थी। वो सीमा बुआजी को चुप कराना ही चाहता था कि मिसेस यामिनी गिल बीच में बोल पड़ी, दामाद जी, वैसे शादी कब करनी है, कैसे करनी है, ये मैं आपके मॉम डैड के साथ मिलकर डिस्कस कर लूंगी। लेकिन जैसा कि तय हुआ था, आप शनाया को अपने साथ घर ले जा सकते हैं। आपका पता तो हम जानते ही हैं। तो फिर कल रात को मैं शनाया को आपके घर भेज दूंगी। अब ये सुनने के बाद तो रोहन कोहली का सर ही दर्द करने लगा था।
क्या ये दोनों औरतें पागल हो गई हैं? शादी? दामाद जी, उस शादीशुदा लड़की को मैं जानता ही नहीं हूं, और यह है कि मेरे बारे में जाने बिना ही सिर्फ 50 करोड़ रुपए के लिए मुझे अपना दामाद कहकर पुकार रही हैं। ये कैसी नई मुसीबत है यार। भाड़ में जाइए सबके सब। रोहन का सब्र अब जवाब देता जा रहा था। फिर रोहन ने बेमन से एक ब्लैक कलर का कार्ड सीमा जी की ओर फेंक दिया और पैर पटकते हुए होटल से बाहर जाने लगा। खुद एक अमीर फैमिली से बिलोंग करने के बाद भी उन दोनों में से किसी ने ये प्लैटिनम ब्लैक क्रेडिट कार्ड नहीं देखा था। 50 करोड़ की कीमत के बारे में सोच सोच कर ही उन दोनों के दिल में लड्डू फूट रहे थे। जब वो दोनों उस लिमिटलेस प्लैटिनम ब्लैक क्रेडिट कार्ड को देख ही रहे थे, शनाया को अपना बनाने की उम्मीद से यहाँ आए बाकी सब मेहमान अपने अपने घर जाने लगे। जब फाइनली उस होटल में सीमा बुआजी, रतन और मिसेस यामिनी गिल ही बचे हुए थे, वो तीनों ही राहत भरी सांस लेने लगे। दो माँ बेटे तो इतनी एक्साइटेड थे कि मिसेस यामिनी गिल ने पकड़े हुए लिमिटलेस प्लैटिनम ब्लैक क्रेडिट कार्ड को देखकर जोर जोर से हंसने लगे। मिसेस यामिनी गिल को तो अभी ये सब सच नहीं लग रहा था। उन्होंने अपनी ननद से सवाल करते हुए कहा, सीमा दीदी, मुझे तो अब भी इस बात पर यकीन नहीं हो रहा है कि सब कुछ बिना किसी रुकावट के पूरा हो गया। अपनी यामिनी भाभी की कही हुई ये बात सुनकर सीमा बुआजी ने खिलखिलाकर कहा, भाभी, सब कुछ सही से पूरा क्यों ना होता? पूरा तो होना ही था, सारा मेरा प्लान जो था। और हाँ यामिनी भाभी, एक बात याद रखिए, सब कुछ खत्म नहीं हुआ है, ये तो शुरुआत है। 50 करोड़ रुपए तो बस पहला कदम है, अब आगे देखिए होता है क्या। सीमा बुआजी के चेहरे पर इस वक्त एक अलग ही किस्म का कॉन्फिडेंस झलक रहा था। आखिरकार ये सब उनकी वजह से ही तो हो रहा था। एक पल के लिए मिसेस यामिनी गिल को भी लगा कि सीमा बुआजी के साथ हाथ मिलाने के बाद उनकी जिंदगी ही बदल चुकी थी। वो अपनी ननद की तरफ देखने लगी। मिसेस यामिनी गिल ने देखा कि एकदम से सीमा बुआजी के चेहरे का रंग काला फीका पड़ गया था। तो मिसेस यामिनी गिल ने उनसे सवाल करते हुए कहा, सीमा दीदी, क्या हुआ है? सीमा बुआजी ने साफ साफ अपने दिल की बात कहना शुरू किया। वो बोली, भाभी, अगर शनाया की जिंदगी में वो निकम्मा आहान कभी नहीं होता तो शनाया की शादी पहले ही बहुत अमीर फैमिली में हो जाती। नहीं आपको और न ही शेखर भैया को पापा से नाराजगी झेलनी पड़ती, और न ही आप इतने छोटे घर में रहते जहां पर आप रह रहे हो। सब कुछ बहुत ही खूबसूरत और ग्रैंड होता। अपनी ननद की बात सुनकर मिसेस यामिनी गिल को भी थोड़ा बुरा लगा, मगर अगले ही पल वो मुस्कुराने लगी और बोली, कोई बात नहीं सीमा दीदी, अब सब कुछ ठीक हो गया है। कोहली खानदान शिमला का सबसे अमीर खानदान है। मैंने तो सुना है कि स्प्रिंग कॉर्पोरेशन के डील के बाद कार्तिक कोहली का दिल्ली के रायजादा खानदान के साथ उठना बैठना भी है। कुछ ही दिन में कोहली परिवार को हिंदुस्तान में जाना जाएगा, और मुझे तो ये बात भी राहत दे रही है कि शनाया अब बहुत बड़े परिवार की बहू बनने जा रही है। मिसेस यामिनी गिल की आंखों में झांक कर यह बताना मुश्किल नहीं था कि आगे का सोचकर वो कितनी ज्यादा एक्साइटेड हो रही थी। सीमा बुआजी के ये सारे सुहाने सपने बहुत खुशी दे रहे थे। उन्होंने अपने बेटे रतन की तरफ देखा और कहा, अब हमारे अच्छे दिन आ गए, जल्दी हम सब एक चैन की जिंदगी जीने वाले हैं, सारी प्रॉब्लम्स खत्म होने वाली हैं। उन तीनों को तो इस पॉइंट पर बहुत ही राहत मिल रही थी, लेकिन वो तीनों लालची रिश्तेदार इस बात से अनजान थे कि उनकी किस्मत में आगे क्या क्या लिखा था। उनके इस लालच का क्या अंजाम होने वाला था, अब ये तो आगे ही पता चलने वाला था। दूसरी तरफ प्राइड होटल से बाहर जा रहे दक्ष नेगी ने किसी को कॉल किया। कुछ देर तक बजने के बाद जब वो कॉल दूसरी तरफ से उठाई गई, दक्ष नेगी ने कहा, यंग मास्टर, काम हो गया है। जैसा आपने कहा था, रोहन ने मिस शनाया को खरीद लिया है। स्वयंवर कम नीलामी में जो कुछ भी हुआ था उसका रिपोर्ट देते हुए दक्ष नेगी बहुत ही सिंसियर लग रहा था। अब तक जो अकड़ और एटीट्यूड दक्ष नेगी के अंदर झलक रहा था, एक ही पल में वो पोलाइट रवैये में बदल गया। फोन की दूसरी तरफ से एक रौबीले आवाज ने सवाल करते हुए कहा, आखिर में रोहन कोहली को कितने पैसे देने पड़े? जी हाँ, ये आवाज और किसी की नहीं, आहान की थी। जब उसे शिमला डेली ने ऑनलाइन पब्लिश किए हुए आर्टिकल के बारे में पता चला, आहान ने ज्यादा रिएक्ट नहीं किया, लेकिन फिर मास्टर विक्रम ने अपने यंग मास्टर को इस हाई क्लास स्वयंवर के बारे में बताया। अब आहान हाथ पर हाथ धरे बैठे नहीं रह सकता था, और असल बात तो ये थी कि वो ये सब होते हुए देखना भी नहीं चाहता था। शनाया आहान की बॉटम लाइन थी। अगर शनाया को मुश्किल हो ऐसी कोई भी पॉसिबिलिटी थी
तो आहान खामोश नहीं रह सकता था। लेकिन बात यह भी थी कि आहान अपनी असली पहचान, रायजादा ग्रुप्स का नया वारिस, इस तौर पर इतनी जल्दी बाहर नहीं आना चाहता था। बात साफ थी, रायजादा छोटा नाम नहीं था। अगर उनके घर से कोई सब्जी लेने भी बाहर निकलता है तो वो न्यूज बन जाती थी। तो आहान के लिए नए वारिस होने की बात तो जंगल में आग की तरह फैल जाती। इसलिए आहान जब पुलिस को वहां भेजने के बारे में सोच रहा था, आहान को एक नई खबर मालूम पड़ी। रोहन कोहली, रूपल का सो कॉल्ड फियांसे, आहान से बदला लेने के लिए उस स्वयंवर में हिस्सा लेने वाला था। आहान को अब रास्ता मिल गया था। मिस्टर विक्रम ने आहान को इस बात का अंदाजा पहले ही दे दिया था कि कोहली खानदान के साथ हाथ मिलाने की वजह से उनके दुश्मन नेगी खानदान भी आहान से दोस्ती करना चाहते थे, और आहान ने इस सिचुएशन का फायदा उठाकर दक्ष नेगी को वहां भेज दिया और अपना काम सही से करा लिया। दक्ष नेगी ने प्राइड होटल में हुई एक एक बात आहान को बता दी। 50 करोड़ के बारे में सुनने के बाद आहान के चेहरे पर एक टेढ़ी मुस्कान छा गई। उसने दक्ष नेगी से कहा, आपने अच्छा काम किया है मिस्टर दक्ष नेगी। आहान के दिमाग में एक बात साफ थी, शनाया का नाम किसी और बड़े बैकग्राउंड से जोड़ना एक बड़ी गलती होती। वहीं अगर ये बात रोहन तक ही लिमिटेड रहती तो आहान इस सिचुएशन को अपने तरीके से हैंडल कर सकता था। खुद रोहन उससे डरता था, और रोहन बगावत करके बात बिगाड़ने की कोशिश भी करता तो खुद कार्तिक कोहली आहान की बात के बाहर नहीं था। इसलिए आहान ने दक्ष को वहां बस बात को बनाने के लिए भेजा था। आहान की तारीफ सुनने के बाद दक्ष नेगी ने बहुत ही हम्बल होकर कहा, यंग मास्टर, मैंने तो बस वही किया था जैसा आपने करने को कहा था। इसमें आपको मेरी तारीफ करने की कोई जरूरत नहीं है। भले ही दक्ष नेगी के बारे में भली बुरी बातें कही जा रही थी और वो अपनी तरफ से कुछ एक्सप्लेन नहीं करता था, लेकिन दक्ष एक बहुत ही समझदार और होशियार लड़का था। उसे बिजनेस और अपने करियर की बहुत फिक्र होती रहती थी। जब आहान ने खुद उसे फोन करके अपनी मदद करने को कहा तो दक्ष नेगी बहुत खुश हो गया। वो स्प्रिंग कॉर्पोरेशन जैसे बड़े प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए और अपने स्मार्ट डिसीजंस के लिए आहान को बहुत रिस्पेक्ट करता था। आहान को यह लड़का काफी इंटरेस्टिंग लगा, इसलिए आहान ने कहा, मिस्टर दक्ष नेगी, आपको हम्बल होने की कोई जरूरत नहीं है। भले ही मैंने आपसे कहा था कि क्या करना है, लेकिन अगर आप खुद समझदारी से कदम ना उठाते तो रोहन इतनी बड़ी कीमत देने के लिए कभी तैयार नहीं होता। इसलिए थैंक यू सो मच। आहान इस वक्त रूपल के घर पर ही था। आहान लिविंग रूम में अकेला बैठा हुआ था। रूपल को कहीं जाना था और शनाया स्प्रिंग कॉर्पोरेशन के नए प्रोजेक्ट में काफी बिजी थी, इसलिए आज उसे घर में आने में देर होने वाली थी। आहान के सामने इस वक्त रूपल और शनाया, इनकी एक बड़ी फोटोग्राफ लगी हुई थी। उस फोटो में शनाया को देखकर आहान के दिल में नरमी छा गई। आहान ने फिर जो कुछ भी हुआ उसके बारे में सोचते हुए मन ही मन में कहा, उम्मीद है शनाया को इस बारे में कुछ पता नहीं चला होगा। उनके दिल पर क्या बीतेगी। शनाया की मॉम और सीमा बुआजी ने मिलकर उन्हें बेचने की कोशिश की। ये जानने के बाद तो शनाया का दिल ही टूट जाएगा। सीमा बुआजी का तो एक बार के लिए ठीक है, लेकिन मैंने मॉम से ऐसी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं की थी। मजबूरी में क्यों ना हो, लेकिन एक मां अपने बेटे के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। आहान के दिमाग में इस वक्त एक के बाद एक सारे सवाल घूम रहे थे, लेकिन दिल में सिर्फ और सिर्फ शनाया की फिक्र थी। जब आहान यही सब सोच रहा था, फोन की दूसरी तरफ से दक्ष नेगी ने कहा, यंग मास्टर, आपको मुझे थैंक यू कहने की कोई जरूरत नहीं है। आपके साथ काम करने का मौका मुझे मिला, मैं तो इसी बात का शुक्रगुजार हूं। वैसे मुझे आपको कुछ बताना है। मुझे वो सीमा गिल के बारे में कुछ पता चल गया है। मैंने इस बात का पता लगा लिया है कि वो मिसेस यामिनी गिल को किस बात को लेकर ब्लैकमेल कर रही है। दक्ष नेगी की ऐसी कौन सी सच्चाई का पता लग गया था। अब आहान आगे क्या करने वाला था। शनाया का रिएक्शन कैसा होगा जब उसे पता चलेगा कि मिसेस यामिनी गिल और सीमा बुआजी ने मिलकर उसके साथ क्या किया है। जानने के लिए सुनते रहिए